नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको बड़ी इच्छा है कि वो अपने सब्जेक्ट कोड CE3003 के अंदर A+ ग्रेड लेके आए, क्योंकि इस सब्जेक्ट में रिजल्ट काफी अच्छा नहीं रहता है, कई बच्चों को बैक आती है। हम बात कर रहे हैं A+ ग्रेड की। तो A+ ग्रेड लाने के लिए आपको मेरे निर्देश अनुसार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, ये यूनिट 2 सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन पर चौथा वीडियो है। इसके पहले की जो 3 वीडियो थे उसमें जो पहला था वो इंट्रोडक्टरी था और हमारी जो बुक और हमारे जो सॉल्यूशन है उसके बारे में बताया गया था सारा। बहुत शानदार वीडियो था वो। आप उसका फायदा उठाए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद की जो 2 वीडियो थे 2 और 3 उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बहुत शानदार वीडियो थे वो भी। खास करके जो वीडियो नंबर 3 था वो सारे एग्जाम क्वेश्चंस थे उसके अंदर, और मैंने 10 क्वेश्चंस अपनी ओर से दिए थे होम असाइनमेंट, जिसमें भी एग्जाम के थे। मतलब वो जो वीडियो था तीसरा, वो आप पक्का समझो एक क्वेश्चन पक्का उसमें जाने वाला है 8 नंबर का। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें आज पढ़ेंगे केवल थ्योरी। इस पे कोई सवाल नहीं होगा, केवल थ्योरी है। और इस थ्योरी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। हमारा आर्टिकल है, उसका नाम है संयुक्त खंड, कंपोजिट सेक्शन। संयुक्त खंड या कहो इंग्लिश में कंपोजिट सेक्शन। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरुआत की है कि मैं हर चीज को हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा भी और लिखूंगा भी। पहले संयुक्त खंड का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से। जब एक ही कार्ड को कहते हैं सेक्शन। जब एक ही कार्ड पर 2 या ज्यादा अलग अलग प्रतिरोधी क्षेत्रफल हों तो बाई बलों का विरोध करते हैं। जब एक ही कार्ड पर 2 या ज्यादा, कोई नॉर्मली 2 या 3 होते हैं लेकिन 4-5 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके 2 के ही आते हैं। ज्यादा मार लिया जोर तो 3 जा गए। लेकिन परिभाषा की बात है ना, डेफिनेटली इसमें ज्यादा कुछ भी हो सकता है। जब एक ही कार्ड पर 2 या ज्यादा अलग अलग प्रतिरोधी क्षेत्रफल हों तो बाई बलों का विरोध करते हैं। यानी ऐसे प्रतिरोधी क्षेत्रफल हो जो बाई बलों का विरोध करते हैं तो उसको हम कहते हैं संयुक्त खंड। हिंदी में बोले, when two or more resisting areas when two or more resisting areas are there to oppose the external forces on a particular section। जब किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर 2 या ज्यादा रेजिस्टिंग एरिया हो जो कि बाहर वाले फोर्सेस को अपोज करते हैं तो उस प्रकार का जो सेक्शन होता है उसको कहते हैं कंपोजिट सेक्शन। मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दूंगा उसके बारे में, आप देखें इसको। जैसे कोई सामान्य सी एक रॉड है, हमने इस पे फोर्स लगाया, यहाँ इसको हमने काटा रॉड को, तो जब काटेंगे तो जो दिखेगा इसका क्रॉस सेक्शन साइड में देखें तो एक ही पदार्थ का बना हुआ है, यानी एक ही एरिया है जो रेजिस्ट करता है। उसके एरिया क्या होगा वो साइड से पता पड़ेगा, सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है, वो तो क्रॉस सेक्शन होता है। अब एक रोड की जगह मैं 2 रोड लगा दूं, ये पहली और ये दूसरी, और अब मैं इन दोनों को मिलाकर यहां से खींचूं। अब ये जो बाहर से फोर्स लगा है ना, अगर मैं यहाँ कोई सेक्शन काटता हूँ तो 2 अलग अलग पदार्थ हैं। ये पहला, मैं फिर कहूंगा अलग पदार्थ नहीं, पदार्थ सेम हो सकते हैं, मेटल सेम हो सकते हैं, लेकिन रेजिस्टिंग एरिया अलग अलग है। ये फर्स्ट और ये सेकंड, 2 एरिया जो है अलग अलग क्रॉस सेक्शन में इस फोर्स को रेजिस्ट करते हैं। सो इट इज कंपोजिट सेक्शन। 3 भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये पहली रॉड है, ये दूसरी रॉड है, ये तीसरी रॉड है, हमने इनको यहाँ से जोड़ दिया इस तरह से और बाहर से फोर्स लगाया,
यहाँ देखेंगे इस सेक्शन पर ये मैंने कोई सेक्शन लिया, यहाँ तो भाई ये रॉड ये रॉड ये रॉड तीनों मिलकर इस इन फोर्सेस को रोक रही है। तो देयर आर 3 resisting areas of this and of this, so it is called as composite section। तो आप अच्छी तरह से कंपोजिट सेक्शन को समझ गए होंगे। कंपोजिट सेक्शन इज दैट सेक्शन at which 2 or more resisting areas are there to resist the external forces। ये हो गई संयुक्त खंड की परिभाषा, डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट, सामान्यतया 2 या 3 प्रतिरोध क्षेत्रफल वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, सामान्यतया 2 या 3 वाले, परंतु उनमें भी अधिकांशतया 2 प्रतिरोधी क्षेत्रफल वाले प्रश्न ही ज्यादा पूछते हैं। 2 एरियाज, अधिकतर क्वेश्चन में 2-3 दोनों एरियाज होते हैं, पर उसमें भी 2 के ज्यादा होते हैं। ये बात आपके नोट के लिए। नॉर्मली 2 or 3 resisting areas are there at a section in given problems, but in most cases only 2 resisting areas are there। कुछ बातें समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन 2 पे आते हैं। अब इनमें एक एजम्पशन है, इन क्वेश्चन में एक एजम्पशन है, एक मान्यता है। क्या? कि चाहे सेक्शन कंपोजिट है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो अक्षीय है। द फोर्स एक्टिंग इज एक्सियल। बल सदैव अक्षीय होता है। फोर्स इज ऑलवेज एक्सियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल फोर्स? अरे वो जो कंपोजिट सेक्शन होगा उसके लिए सीधी होगी ना। जैसे देखिएगा, ये 2 अलग अलग रॉड्स हैं। अगर मैं इनको देखूं साइड के अंदर, साइड व्यू देखूं इसका, तो ये पहली रॉड है, दूसरी रॉड है, ये मान लो क्रॉस सेक्शन है, सपोज ये क्रॉस सेक्शन, यानी इसको यहाँ से काट देखो ये। अब ये रॉड नंबर 1 है, ये रॉड नंबर 2 है, तो इन दोनों की सीजी कहीं तो होगी। मान लीजिए यहाँ सीजी है, जरूरी नहीं सीजी यानी कि 2 जॉइंट पर ही हो, कहीं भी हो सकती है, जिधर हैवी पोर्शन होता है सीजी हो गई। तो सीजी जहाँ होती है ना, वहां से जो लाइन गुजरेगी, यानी ये जो फोर्स है ये एक्सियल है, वहां पे जो सीजी से गुजरता है। ये तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए कह दिया था, लेकिन एक्चुअल में जब सीजी होती है, अगर सीजी नीचे है तो वो लाइन नीचे आ जाएगी फोर्स की। तो जहां सीजी होती है कंपोजिट सेक्शन की, उस जगह से जो पॉइंट, उस पॉइंट से जो रोड पास होता है लेंथ के पैरेलल, दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल फोर्स, अक्षीय बल। हम ये मानते चलते हैं कि कंपोजिट सेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक्सियल फोर्स ही है। डिप्लोमा के सिलेबस में एसेंट्रिक लोड है ही नहीं, इस चैप्टर में एसेंट्रिक नहीं है आपके, टोटली एक्सियल फोर्स है। आपको चाहे कहे चाहे ना कहे, उसको एक्सियल मान के ही करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान्यता, एजम्पशन, बल सदैव अक्षीय होता है, अर्थात अनुप्रस्थ काट के गुरुत्व केंद्र से गुजरता है। फोर्स इज ऑलवेज एक्सियल, दैट इज पासेस थ्रू सीजी ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब कंपोजिट सेक्शन में सवाल जो होते हैं वो मेरे हिसाब से 6 तरह के हैं। आपको इस वीडियो में मैं 3 प्रकार के सवाल कराऊंगा, ये 3 तरह के कराऊंगा। और अभी मैं सवाल नहीं कराऊंगा, अभी मैं केवल आपको समझाऊंगा कि सवाल कैसे करने हैं। अगले वीडियो में, यानी ये जो आपका वीडियो नंबर है 4, इसमें तो मैं ये 3 प्रकार के सवाल समझाऊंगा, ताकि आपको थ्योरी पूरी क्लियर हो जाए इन सवालों की। और अगली वीडियो में मैं इन तीनों पर सवाल कराऊंगा और एक डालूंगा आपको होम असाइनमेंट। और उसके अगले वीडियो में मैंने कहा ना, कुल मिला के 6 टाइप होती है, तो 3 टाइप तो ये रही और 3 टाइप ये रही, चौथी, 5वीं और 6ठी। इनसे बाहर कोई सवाल नहीं बनता है। मतलब इनको कर लेंगे फिर कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपको समझाऊंगा, लेकिन ये समझाऊंगा आपको मैं अलग से वीडियो बनाकर। इस वीडियो में, चौथे नंबर वीडियो में जो चल रहा है, इसमें ये 3 सवाल नहीं होंगे, ये 3 प्रकार के सवाल नहीं होंगे। इनको समझाऊंगा मैं इनको समझाऊंगा मैं वीडियो नंबर 6 में। 4 के अंदर तो ये
इस वीडियो नंबर 4 जो चल रहा है अभी आपका, इसमें ये 3 समझाऊंगा केवल थ्योरी। अगली वीडियो में इन 3 पे क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अगले वीडियो में मैं इन 3 को समझाऊंगा, चौथे 5 छठे को, और उसके अगले वीडियो में इन पे क्वेश्चन कराऊंगा। मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है पढ़ाने का। और अगर कोई स्टूडेंट मेरे हिसाब से पढ़ेगा, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ेगा, उसी लाइन को फॉलो करेगा, तो कहना ही क्या, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में ज्यादा। जब आपके एग्जाम हो जाए तो पता पड़ जाएगा। और जो फॉलो नहीं करेंगे वो अपनी किस्मत खुद अपने हाथ से लिखें, हमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो 3 प्रकार के क्वेश्चंस हैं कंपोजिट सेक्शन के, वो ये हैं, आप नोट कर लें। पहला, आरसीसी कॉलम प्रबलित, मैं जरा कैमरा पास लाता हूँ। आरसीसी कॉलम, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट स्तंभ। आप जानते हैं ना, आरसीसी जो होता है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, वो स्टील और कंक्रीट का मिलकर बनता है। हम पहले फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसमें कि लोहे के सरिये डाल देते हैं, और उसके बाद हम कंक्रीट को उसमें पोर करते हैं। बाद में जब स्ट्रेंथ पकड़ता है वो, तो फिर वो कंक्रीट और स्टील में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, और फिर एज ए सेक्शन को काम करते हैं लोड उठाने के लिए। हम डिटेल में नहीं जाएंगे डिजाइन में इसकी, क्योंकि ये अलग सब्जेक्ट है कंक्रीट आरसीसी का। तो हम अभी केवल बात करेंगे आरसीसी कॉलम पे लोड जब लगाते हैं ना, तो वो लोड में से कितना लोड कंक्रीट लेती है, कितना लोड स्टील लेता है, बस इसी की बात यहाँ होगी। तो ये जो टाइप 1 है वो है आरसीसी कॉलम के ऊपर, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट स्तंभ, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कॉलम। दूसरा जो क्वेश्चन होगा, दूसरे मतलब दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, वो है रॉड इन ए ट्यूब। इसी ट्यूब के अंदर एक रॉड डाली जाएगी, और उसके जो दोनों एंड्स हैं उसको मजबूती से बांध देंगे, फिट कर देंगे। फिर हम उस पूरे कंपोजिट सेक्शन पर बाहर से फोर्स लगाएंगे, और पता करेंगे, जैसे एग्जाम में कहा जाए कि दोनों अलग अलग, यानी ट्यूब और रॉड मिलाकर अलग अलग कितना कितना फोर्स लेती हैं और कितना उसमें स्ट्रेस डेवलप होती है। तो रॉड इन ए ट्यूब, ट्यूब के अंदर रॉड यानी कि नली के अंदर छड़। तीसरा जो क्वेश्चन है, ट्यूब इन ए ट्यूब, मतलब एक बड़ी ट्यूब है, उसमें छोटी ट्यूब डाल दी गई है, ट्यूब के अंदर ट्यूब डाल दी गई है। इसके तरह क्वेश्चन में आ सकते हैं, ये भी कंपोजिट में आता है, यानी कि एक नली के अंदर नली डाल दी गई है। ये हम 3 प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि अगले जो 3 प्रकार है वो आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसका आइडिया करेंगे इसको वीडियो नंबर 6 में। देखिएगा, ये चौथा जो है वो 3 छड़ों पर लगा है। कितने छड़ है, कितनी रॉड्स है, 3। फोर्स ऑन 3 रॉड्स in which 2 rods are symmetric about the middle third। मतलब ये इस प्रकार से सवाल एग्जाम आते हैं, कई बार आ चुके हैं। इधर देखिएगा, एक रॉड ये है, इससे सिमेट्रिकली एक रॉड यहाँ लगी हुई है, और एक रॉड यहाँ लगी हुई है। यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया गया है, ऊपर से हमने कुछ लोड वगैरह लगा दिए हैं, बाहर लगा रहा है। तो वैसे है तो ये रॉड 3, लेकिन सिमेट्री होने से 2 ही मानी जाएगी, क्योंकि ये दोनों है ना साइड वाली, कि इससे जितनी दूर है ये, उतनी दूर है ये, जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी। ये लोहे की, ये भी लोहे की, ये पीतल की, ये पीतल की, और लोड लग रहा है सेंटर में। एक्चुअली है तो ये 3, तो माने जाएंगे 2, क्यों हम इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, इन दोनों को मिलाकर एक ही मान लेते हैं, तो 2 हो जाते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। यानी रॉड्स तो 3 है, लेकिन 2 जो रॉड्स हैं वो जो मिडिल है उसके अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ये क्वेश्चन बड़े अच्छे बनते हैं, हम बाद में करेंगे इसको वीडियो नंबर 6 के अंदर। 5वां टाइप सवाल, ये एग्जाम में बहुत पहले कभी पूछा गया था, आजकल आता नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आपको मैं कराऊं। नट बोल्ट पे सवाल है। नली यानी कि ट्यूब, नट और बोल्ट पे क्वेश्चन है। किसी ट्यूब में से आप बोल्ट को पास कराओ, और बोल्ट के एंड पर आपने चूड़ियां डाल के उसके ऊपर नट कस दिया, तो उसमें क्या स्ट्रेस डेवलप होंगी, उस प्रकार के प्रश्न ये है।
अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे, एग्जाम में बहुत पहले आया हुआ है लेकिन आजकल नहीं आता है, लेकिन मैं कराऊंगा। मुझे आपको बहुत बेसिकली पढ़ाना है, हर चीज को समझाना है। और छठा जो है, ये भी एग्जाम में कम ही आता है, लेकिन आने को तो कुछ भी आ सकता है ना। हम तो वो तैयारी करेंगे जिसमें आप कभी अटको ही ना। मतलब कोई भी स्टूडेंट मेरे से पढ़कर अगर वो बराबर घर पे पढ़ लेता है तो एक भी क्वेश्चन ना कर सके ऐसा ना हो, मतलब हर क्वेश्चन वो कर सके ऐसा ही हो। अगर अटकना नहीं है फिर ये करना चाहिए आपको। इसमें क्या, एक ही कार्ड पर 3 प्रतिरोधी क्षेत्र हो, यानी कि 3 रेजिस्टिंग एरियाज एट ए सिंगल सेक्शन। ये जो 3 प्रकार के सवाल हैं, इनमें से ये 2 तो अक्सर आते हैं, ये 2 तो नहीं आते, ये वाला ज्यादा आता है। ये तो नहीं आ रहा, ये तो खैर काफी समय से नहीं आया, पर आपको मैं कराऊंगा। लेकिन हम करेंगे वीडियो नंबर 6 में। अभी फिलहाल हम समझ रहे हैं ये 3 प्रकार के, अभी मैं ये 3 प्रकार के समझा रहा हूँ आपको। आरसीसी कॉलम, क्योंकि अगर आप टाइप समझोगे ना तो सवाल करने में आसानी होगी। देखिए साहब, टाइप 1, टाइप 1 क्या है? आरसीसी कॉलम। देखिए आरसीसी कॉलम जो होते हैं, नॉर्मली इसमें 2 प्रकार की केस बनता है। तो कॉलम है सर्कुलर, ये हम कॉलम का प्लान बना रहे हैं भाई। इसमें कॉलम की हाइट जो होती है 4 मीटर, 6 मीटर, 5, वो हाइट नहीं आपको दिखेगी। आप ये तो आप कॉलम को ऊपर से देख रहे हो ना, प्लान बना के। यानी आप जैसे कॉलम की लंबाई मान लीजिए, ऊंचाई कह दो, लंबाई कह दो, कॉलम की 6 मीटर है। आप उस कॉलम को ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू, ऊपर से ऐसा दिखेगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे जो ये पार्टिकल दिख रहे हैं, ये कंक्रीट है सारी। और जो बीच में ये लोहे का सरिया है, 1 सरिया, 2 सरिया, 3 सरिया, 4 सरिया। और ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पी दिख रहा है, कोई पी लिखा हुआ है? ये देखो, ये पी लिखा हुआ है। पी का मतलब यहाँ पे फोर्स लग रहा है। फोर्स यूं नहीं लग रहा है। अब मैं अब अगर करूँ इसको, मैं देखिए इस प्रकार से, ये ऐसे देखिएगा, ये मेरा पेन है ना, ये कॉलम है। और फोर्स जो लग रहा है आपका, वो यहाँ लग रहा है, इस प्रकार से। तो यहाँ फोर्स लग रहा है। अभी अगले पेज में मैं आपको जब फिगर बना के दूंगा इसका, तो आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। हम आपको जब क्वेश्चन करके देंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको समझा दूंगा इसके बारे में डिटेल में, इसकी लंबाई के बारे में, कॉलम के। फिलहाल तो इसका कॉलम का एक केवल क्रॉस सेक्शन है, जिसमें देखिए ये पूरा कॉलम है सर्कुलर। इसके अंदर ये लोहे के सरिये हैं, इसे बोलते हैं रीइंफोर्सिंग बार, प्रबलन। और ये कंक्रीट है। अच्छा, आरसीसी कॉलम ऐसा भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं, जैसे इसको मैंने कहा ए और इसको कहा बी, अगर ए और बी अलग अलग है तब तो रेक्टेंगल है, और सेम है तो स्क्वायर है। लेकिन ये बीच में रॉड लगी हुई है, रॉड कोई जरूरी नहीं कि 4 और 5 भी हो सकती है, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। आपको सवाल में कहा जाएगा, आपको सवाल में कहा जाएगा कि इस कॉलम में, ये आरसीसी कॉलम में कितनी रॉड लगी हुई स्टील की। मैंने फिलहाल इसमें 5 रॉड शो किए हैं। अब देख रहे होंगे, ये रॉड नंबर 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पे जो बताया मैंने, फोर्स लगा हुआ है पी। पी कौन सा फोर्स होता है? जो कॉलम पे एक्ट करता है। तो कॉलम का काम क्या होता है? कंप्रेसिव लोड लेना, ऊपर से जो आता है ना बिल्डिंग का, वो लोड को सहन करना। कितना लोड आता है, ये आपको पी यानी कि क्वेश्चन में दे रखा होगा। आप समझे, मैं सवाल करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ आर्टिकल्स आरसीसी कॉलम के ऊपर। एक तो आपको इसमें डायमीटर दिया जाएगा। ये जो रॉड लगाई है उनका हर एक का डायमीटर कितना है, स्मॉल डी। बार का डायमीटर दिया होगा। एन का मतलब नंबर ऑफ बार कितनी है, जैसे इसमें 4 दिख रही है तो एन 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 हो जाएगा। ये कॉलम की साइज दे रखी होगी। ये सब गिवन होगा। आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई बताइए, ये जो स्टील की जो रॉड्स लगी हुई हैं, ये रीइंफोर्सिंग बार, इनमें कितना स्ट्रेस होगा। और जो कंक्रीट है, ये कंक्रीट, इसमें कितना होगा। ये भी कह सकते हैं कि अगर जितना लोड लग रहा है ऊपर से कॉलम के ऊपर, उसमें से लोहे के सरिये कितना लोड लेंगे और कंक्रीट कितना लोड लेगी। लोड भी बोल सकते हैं, स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, बस। ये सर्कुलर आरसीसी कॉलम है। इसमें एन को मैंने 4 लिया, नंबर ऑफ रॉड्स मैंने 4 मानी है।
अब देखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये मेरे नोटेशन है, कोई जरूरी नहीं कि आपके बुक से मैच करे, लेकिन मेरी बुक के अंदर मैंने नोटेशन ये दिए हैं। हम क्या करते हैं, जब दो मटेरियल फोर्स को रजिस्ट करते हैं, दो अलग अलग जो पदार्थ हैं एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करते हैं, तो उनको आप नंबर दीजिएगा, 1 और 2। बार बार स्टील को एस और कंक्रीट को सी कहना उचित नहीं है। आपको एक नंबरिंग देनी पड़ेगी फोर्सेस के मेटेरियल के लिए। तो मैंने 1 नंबर दिया स्टील को, मैं हमेशा स्टील को 1 देता हूँ, ये मेरी थिंकिंग है। मतलब जब स्टील आएगा ना, उसको हम हमेशा 1 कहेंगे। जैसे A1 का मतलब स्टील का एरिया, A2 का मतलब कंक्रीट का एरिया, E1 का मतलब स्टील का यंग्स मॉडुलस, E2 का मतलब कंक्रीट का यंग्स मॉडुलस, इस तरह से। 1 का मतलब मेरा होगा स्टील, 2 का मतलब होगा कंक्रीट। यहाँ पर भी लिख दिया मैंने, 1 का मतलब स्टील, 2 का मतलब कंक्रीट। अब देखिए सर्कुलर कॉलम में क्या होगा। A1, A1 का मतलब, 1 का मतलब स्टील, स्टील का एरिया। देखो ये जो रॉड है ना स्टील की, इसका डायमीटर D है, इस रॉड का एरिया कितना हो जाएगा, π/4d²। कितनी रॉड लगी हुई है, 4, ये हो गया π/4d² इंटू एन। एन का नंबर ऑफ रॉड्स, यहाँ ना एन की वैल्यू 4 है। अगर मान लो ये 4 की जगह 6 होती तो इंटू 6 कर देते, 10 होते तो 10 कर देते। इन जनरल हो गया π/4d², एक रॉड का एरिया इंटू एन नंबर ऑफ रॉड्स। ये हो गया A1 स्टील का एरिया हो गया। इतना स्टील लगा हुआ है इस RCC कॉलम के अंदर। नाउ A2, 2 का मतलब कंक्रीट, कंक्रीट, कंक्रीट का एरिया कैसे निकालें। तो आपको ये डायमीटर दे रखा होगा ना, तो टोटल एरिया क्या होगा, अगर इसका डायमीटर D है तो एरिया क्या होगा, π/4d²। ये हो गया ना टोटल एरिया, π/4d। और उस टोटल एरिया में से जब ये स्टील का एरिया लेस कर देंगे, तो जो बचेगा वो कंक्रीट का, क्योंकि कंक्रीट और स्टील मिलकर ये कॉलम बनाती है। तो कॉलम का एरिया कितना हो रहा है, π/4 इंटू D²। डी आपको दे रखा होगा, माइनस A1 जो आपने निकाला स्टील का एरिया, वो जो भी निकलेगा ना ऐसे आफ्टर कैलकुलेशन वो यहाँ से लेस कर देंगे, तो वो जो बचेगा वो A2 यानी कि कंक्रीट का हो जाएगा। अगर कॉलम सर्कुलर है तो इस प्रकार से निकालना आपको, और अगर कॉलम रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है तो A1 का मतलब वही एरिया ऑफ स्टील, π/4 D²। डी स्मॉल है, स्टील का रॉड है ना उसका डायमीटर, इंटू एन नंबर ऑफ, यहाँ पे एन 5 है। A2, A2 मतलब कंक्रीट एरिया, टोटल एरिया माइनस A1। एंड व्हाट इज टोटल एरिया, अगर ये मान लो रेक्टेंगल होता तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि A इंटू बी, तो A इंटू बी टोटल एरिया, उसमें से A1 घटा देंगे स्टील का तो कंक्रीट का आ जाएगा। अच्छा अगर ये स्क्वायर होता तो A इंटू A², क्योंकि अगर A और B बराबर हो जाए तो स्क्वायर बन जाएगा। लिखा ना मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो SQ कॉलम दिख रहा है आपको, लिखा हुआ यहाँ पे, तो देखिएगा स्क्वायर कॉलम, अगर कॉलम स्क्वायर होता तो A और B बराबर होते। ये आपको मैंने आइडिया दिया है किसके लिए, कि अगर RCC कॉलम है तो सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर जो भी है, तो आपको एरिया कैसे निकालना है, मैंने केवल एरिया निकालने की बात की है अभी, और कोई बात नहीं की है। अगला पेज, अब देखिएगा, मान लीजिए आपने एरिया निकाल दिया, अब क्या करेंगे। अब जो करेंगे ना वो केवल इसके लिए लागू नहीं हो रहा है, टाइप 1 के लिए, वो टाइप 1, 2, 3 तीनों में लागू हो रहा है। अब जो बात कर रहा हूँ ना वो तीनों टाइप में लागू हो रही है, तीनों टाइप के अंदर। ये जो टाइप 1, 2, 3 RCC कॉलम, रॉड इन ट्यूब और ट्यूब इन ट्यूब, तीनों में लागू होगा ये अब जो करने जा रहा हूँ। लेकिन अभी जो मैंने किया ये वाला, ये केवल कॉलम के लिए, एरिया निकालने के बाद कॉलम के अलग होती है, बाकी के अलग अलग होती है। अब जो करने जा रहा हूँ वो कॉलम के लिए भी है और बाकी तीनों के लिए, बाकी दोनों के लिए भी है। देखिए साहब, कंपोजिट सेक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग एरियाज जो रजिस्ट करते हैं कितना कितना फोर्स, वो मिला, अगर फोर्स को मिला दे तो टोटल फोर्स हो जाएगा। मान लीजिए एरिया नंबर 1 P1 फोर्स को रजिस्ट करता है, एरिया नंबर 2 P2 फोर्स को रजिस्ट करता है, दोनों मिलकर इतना फोर्स करते हैं रजिस्ट, ये दोनों मिलकर हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर।
बहुत बेसिक इक्वेशन, P1 plus P2 बराबर P कैपिटल है, इट इज नॉट स्ट्रेस, इट इज फोर्स. फोर्स टेकन बाय स्टील प्लस फोर्स टेकन बाय कंक्रीट इज इक्वल टू एक्सियल फोर्स या एक्सियल लोड ऑन द कॉलम. ये P आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर. ये पहली इक्वेशन. नाउ सेकंड इक्वेशन. इन कंपोजिट सेक्शन, एक बात ध्यान रखिएगा, कंपोजिट सेक्शन में क्या होता है कि चाहे मेटेरियल अलग अलग हो, एरिया अलग अलग हो, लेंथ अलग अलग हो, लेकिन जो चेंज इन लेंथ होती है, चेंज इन लेंथ वो बराबर होती है. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको याद रखनी है. चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा L1 और डेल्टा L2 बराबर होते हैं. जैसे ये कॉलम है आरसीसी का, ऊपर से लोड आ रहा है. अब हम कहते हैं अगर इस कॉलम की लेंथ के अंदर कमी हुई है, मान लीजिए लोड लगने से 0.5 mm की, तो स्टील के सरिये भी 0.5 mm दबे हैं और कंक्रीट का ब्लॉक भी 0.5 mm दबा, दोनों बराबर दबा है क्योंकि कंपोजिट है. फोर्स अलग अलग लेंगे, वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी डिफरेंट, बट जो चेंज होगा लेंथ के अंदर वो बराबर होगा. ये एज्यूम करके हम चलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना. चेंज इन लेंथ ऑफ वन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ टू. नाउ चेंज इन लेंथ क्या होती है? पी एल अपॉन ए. फॉर्मूला है डेल्टा एल के लिए पी एल अपॉन ए. तो P1 L1 अपॉन A1 E1 इज इक्वल टू P2 L2 अपॉन A2 A2. अब हमें क्या है नॉर्मली के P2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P1 निकाल देनी चाहिए. P2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P1 निकाल लेते हैं. कैसे निकालते हैं कि P2 इज इक्वल टू, ये बाकी सारा L2 A2 इट सब उधर ले जाएंगे. P1 तो उधर है ही है. P2 इज इक्वल टू P1, दिख रहा है ना आपको. अब ये A2 A2 इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा ना A2 A2, और ये नीचे है A1 A1. और उधर देखिए पहले से L1 है और ये L2 इधर P2 से गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो अपॉन L2 हो जाएगा. तो ये इक्वेशन बन गई P2 इज इक्वल टू P1 इंटू A2 E2 अपॉन A1 E1 इंटू L1 अपॉन L2. इसको मैंने 2 नंबर कह दिया. अब हम इनको सॉल्व करेंगे. देखिए आपको इस इक्वेशन में आपको भी पता होगा, इसमें आपको A1 A2 E1 E2 L1 L2 सब कुछ पता होगा. तो अननोन क्या है? P1 और P2. हम दो अननोन है, दो इक्वेशन है, सॉल्व करके आराम से हम वैल्यू निकाल सकते हैं. किसकी? P1 और P2 की. यानी कि स्टील की जो सरिये कितना लोड लेते हैं और जो कंक्रीट कितना लोड लेती है. लोड आ गया. अब निकालेंगे स्ट्रेस. स्ट्रेस कैसे निकालते हैं जानते हैं ना? स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. ये जो लोड निकला P1 उसमें एरिया A1 का भाग लगा देंगे. एरिया A1 निकाल चुके आप, P1 आ जाएगा. स्ट्रेस इन आयरन रॉड्स और फोर्स टेकन बाय कंक्रीट अपॉन एरिया ऑफ कंक्रीट, फोर्स में एरिया का भाग आ जाएगी. स्ट्रेस इन कंक्रीट. ये आपका आंसर आ गया. इट इज आंसर. अच्छा कभी आपसे पूछ लें कि भाई ये जो कॉलम की लेंथ में कितनी चेंज होगी, कॉलम पे लोड कैसा लग रहा है? कंप्रेसिव. तो लेंथ में हालांकि आप कहेंगे सर कॉलम अगर दब गया फिर कॉलम में क्या हुआ? अरे भाई आपको नजर नहीं आता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ मिलीमीटर का 100 ऐसा भी दब गया तो दबा तो है ना, वो चेंज तो हुआ लेंथ के अंदर. तो दोनों में जो चेंज होगा वो कंप्रेसिव होगा, यानी कि लंबाई में कमी होगी. और कितनी होगी? दोनों डेल्टा L1 डेल्टा L2 बराबर. हम इसी बेस पे काम कर रहे थे, इसी बेस पर. और इसके लिए आप चाहे तो लोहे की जो बार्स में कमी निकालो, चाहे कंक्रीट के अंदर, दोनों की चेंज बराबर है. तो आप चाहे तो आपने भी स्ट्रेस निकाला ना, आपको याद है ना फॉर्मूला? देखिएगा डेल्टा एल के दो फॉर्मूले होते हैं. पहला तो P इंटू एल अपॉन ए इंटू ई. और अगर आप फोर्स अपॉन एरिया आप जानते हैं स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस इंटू लेंथ अपॉन ई. अगर स्ट्रेस पता है तो स्मॉल पी एल अपॉन ए काम लेंगे, फोर्स पता है तो कैपिटल पी एल अपॉन ए काम में लेंगे. अभी मैंने इसको स्ट्रेस की दृष्टि से देखा है. स्मॉल p1 स्ट्रेस, तो स्मॉल p1 इंटू L1 अपॉन E1. स्मॉल p में कभी ए नहीं आता है क्योंकि कैपिटल P अपॉन ए ही स्मॉल p होता है, या फिर P2 L2 अपॉन E2 से. इन दोनों का आंसर एक ही आएगा. या ये भी कर सकते हैं, अगर आप फोर्स को कम लेना चाहें
ये देखो, ये स्मॉल पी है, ये कैपिटल पी है। अगर कैपिटल पी काम लेते तो नीचे ए आएगा, एरिया आएगा। P1/A1 ये स्मॉल P1 बनता है। आप इसे भी निकाल सकते हैं, P1L1/A1 या P2L2/A2 ये चारों से एक ही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब आपको जो मैं बात बताना चाहता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम बात कर रहे हैं अभी टाइप 1 की, हम बात कर रहे हैं टाइप 1 की, कॉलम की। कॉलम के अंदर L1 L2 बराबर होता है। अरे भाई, जो सरिये की लंबाई होती है ना कॉलम के अंदर, स्टील के सरियों की, वो लंबाई और कंक्रीट की लंबाई बराबर मानी जाती है इसमें। आप समझो कि अगर कॉलम की ऊंचाई 5 मीटर है, तो आप सरिया भी मानेंगे 5 मीटर लंबे हैं, और कंक्रीट का जो ब्लॉक है वो भी 5 मीटर लंबा है। इस बात ध्यान रखिए, हमेशा इस बात को दिमाग में बैठा लेंगे। L1 L2 आपको कभी नहीं कहेंगे कॉलम के सवाल में कितनी है, आपको बराबर लेनी है। जैसे आप L1 L2 बराबर लेंगे तो ये L1 L2 कैंसिल हो जाएंगे। उस केस में P2 इक्वल टू P1 इंटू A2 E2 अपॉन A1 रह जाएगा, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ये मैंने आपको कॉलम के सवालों को सॉल्व करने की टेक्निक बता दी है। अच्छा, कई बार क्या होता है, हमसे पूछते हैं स्ट्रेस। आपसे कहा जाएगा कि लोहे के सरिये में स्ट्रेस कितना होगा और कंक्रीट में स्ट्रेस क्या होगा। आपसे फोर्स नहीं पूछते हैं। तो भाई, जब आपसे फोर्स पूछा ही नहीं है तो मैं फालतू का फोर्स क्यों निकालूं, क्यों टाइम खराब करूं, मैं डायरेक्ट स्ट्रेस क्यों ना निकाल दूं। उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए जरा इस चीज को। फ्रॉम 1, अभी हमने क्या किया था, पहले मैंने फोर्स निकाला था, फिर फोर्स में एरिया का भाग लगा के स्ट्रेस निकाली थी। ये काम हम सीधे कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये इक्वेशन है कि नहीं है, P1 प्लस P2 बराबर P, फोर्स टेकन बाय स्टील प्लस फोर्स टेकन बाय कंक्रीट इज इक्वल टू टोटल फोर्स। अब आप जानते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। अब बताओ फोर्स कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, है ना। अगर आप स्ट्रेस को एरिया से गुणा कर देते हैं तो फोर्स आ जाता है। हम यहाँ वो करने जा रहे हैं, ये जो है ना फोर्स P1 है, हम इसको स्ट्रेस P1 इंटू एरिया A1 कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो हम जैसे कैपिटल P को लगाया जाता है स्मॉल p इंटू ए, वैसे ही कैपिटल P1 को लगाया जाएगा स्मॉल P1 इंटू A1। ये देखिएगा, स्मॉल P1 इंटू A1 प्लस स्मॉल P2 इंटू A2, ये ना P2, इसका मतलब स्ट्रेस इंटू एरिया इज इक्वल टू P गिवन है। अब आपको देखो, A1 पता है, A2 पता है, P पता है, तो स्मॉल P1 स्मॉल P2 में इक्वेशन मिल गई 1 नंबर पे। इसको 3 काम है, एक्चुअली मैंने इसको 1 कहा था, इसको 2 कहा था, इसको मैंने 3 कह दिया। और फ्रॉम डेल्टा L1 बराबर डेल्टा 2, और फिर डेल्टा L1 डेल्टा 2 के बराबर नहीं होता है क्या, होता है। अब यहाँ क्या है कि फोर्स है ना, तो P1/A1 था, इसको मैं स्मॉल P1 लिख देता हूँ। ये देखिएगा स्मॉल P1, स्मॉल P1 मैंने कहाँ से लिखा है, P1/A1 को मैंने स्मॉल P1 का इंटू L1/A1 इंटू L1 इज इक्वल टू स्मॉल P2 L2/A2। अब स्मॉल P2 में निकालता हूँ इससे इन टर्म्स ऑफ P1, तो P2 इज इक्वल टू P1 लिख दिया, ये इधर जाएगा E2/E1 इंटू L1/L2। और कॉलम में हमेशा L1 L2 बराबर होते हैं, तो ये बात हम पहले कह चुके। लेकिन ये चीज में इसलिए मैंने काटी नहीं है कि आगे के जो टाइप 2 और 3 के सवाल हैं, टाइप 2 एंड 3, इवन टाइप 4 भी आ जाएगा इसके अंदर। उसके अंदर टाइप 4 है ना, जिसमें कि वो 2 रॉड जो बार वाली वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है मिडिल के अलोंग, मिडिल के रेफरेंस में। तो टाइप 2 3 4 के जब हम सवाल करेंगे, उनमें ये सब बातें कॉमन है जो मैंने लिखी है यहाँ पे। अभी आप केवल देख लें कि जो जो सवाल करेंगे ना, आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। क्या लिखा मैंने, तो या तो आपको क्वेश्चन में मैं टाइप 2 3 4 की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, 1 की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 में तो टाइप 1 का मतलब आरसीसी कॉलम के, उसमें तो 1 में तो L1 L2 बराबर होता ही होता है। मैं टाइप 2 3 4 की बात कर रहा हूँ, उसमें L1 L2 आपको ज्ञात होंगे। बराबर नहीं है तो कह देंगे भाई इतने इतने हैं, मिल जाएंगे आप। अब क्या लिखा मैंने इसके अंदर हिंदी में, या तो L1 L2 ज्ञात होंगे, यानी कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2। इंग्लिश में बोला, आइदर L1 एंड L2 आर गिवन व्हेन L1 एंड L2 आर नॉट इक्वल।
या कई बार आपको ये कह देते हैं कि दोनों लंबाई बराबर है, लिखा ना, और या L1 L2 बराबर कह दिया। अगर L1 L2 बराबर कह दिया, अब ध्यान दीजिएगा, अगर L1 L2 बराबर है तो हमेशा ये कट जाएंगे यहाँ से, ये देखिए ना, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे सारे। उस केस में हम कह देते हैं ये जो फोर्स P1 है, ये फोर्स P2 है, ये स्ट्रेस स्मॉल P1 है, स्ट्रेस स्मॉल P2 है, डू नॉट डिपेंड अपॉन दिस लेंथ। अगर लेंथ बराबर है तो इस पर डिपेंड नहीं करती है, चाहे बराबर 4-4 मीटर है, बराबर 6-6 मीटर है, बराबर 8-8, अगर बराबर है तो इन फोर्स पे, इन स्ट्रेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे दोनों 6-6 मीटर है तब भी वही होगा, दोनों 8-8 मीटर है तब भी वो, क्योंकि कैंसिल हो रहा नहीं है, सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे। बट चेंज इन लेंथ अलग अलग होगी, क्योंकि चेंज इन लेंथ में तो भाई PL अपॉन यही आता है, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन इंटू, वहां पे आपको इसका असर दिखेगा। बट चेंज इन लेंथ डिपेंड ऑन L1 एंड L2, और इक्वल है तब भी। ये लिखा मैंने इंग्लिश में, इसको मैंने हिंदी इंग्लिश लिख दिया था, क्या लिखा इंग्लिश में, इफ L1 इज नॉट इक्वल टू L2 then these both or relation between them is required for finding forces and stress। अगर आपको L1 L2 बराबर नहीं है तो फिर आपको दी जाएगी है, और या फिर इनमें कुछ संबंध दिया जाएगा, जैसे आपको कह दिया L1 इज इक्वल टू 2L2, L2 जो भी होगा आपको क्वेश्चन में क्लियर होगा आपके दिमाग में। ये मैंने कुछ सिंपल सी बात बताई, अभी आपको समझ में कम आएगी, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने आपको अब तक क्या बताया है, अगर टाइप 1 के सवाल है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, टाइप 1 के क्वेश्चन में RCC कॉलम के अंदर हम स्टील के एरिया कैसे निकालते हैं और कंक्रीट का कैसे निकालते हैं, ये दो बात समझाने की मैंने कोशिश की है। और उसके बाद हम ये बनाते इक्वेशन P1 प्लस P2 बराबर P, और डेल्टा L1 बराबर डेल्टा 2, और इन दो से हमने ये फोर्सेज निकाल दिए, ठीक है ना, फोर्स निकाल दिया, फोर्स के अंदर एरिया का भाग लगा के स्ट्रेस निकाल दिए, और ये फॉर्मूले से हमने डेल्टा निकाल दिया। लेकिन यहाँ हमने सीधा स्ट्रेस निकाल दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे इस P1 को कह दिया, कैपिटल P1 को कह दिया स्मॉल P1 इंटू A1, स्मॉल P2 इंटू L2 P2, और डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2 से ये इक्वेशन बन गई। इससे हमने क्या किया कि P2 की वैल्यू P1 की पता में आ गई, वी फाउंड स्मॉल P2 इन टर्म्स ऑफ P1। और फिर क्या करेंगे कि ये सब पता होंगे आपको, L1 L2 E1 E2 सब पता होंगे, तो P2 P1 में इक्वेशन एक ही आ गई और एक वो आ गई, तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम सीधे ही P1 और P2 निकाल लेंगे डायरेक्टली। P1 और P2 मतलब कि स्ट्रेस, ठीक है ना, फाइंड स्मॉल P1 एंड स्मॉल P2। अच्छा, अगर आपको फोर्स निकालना पड़ जाए, आप पता है ना फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही स्मॉल P1 निकला, उसको A1 से गुणा किया तो फोर्स P1 आ गया, स्मॉल P2 से गुणा किया A2 को तो P2 आ गया। आप अगर क्रॉस चेक करेंगे, मैं चाहूंगा कि आप एक सवाल को दो प्रकार से करें। आप क्रॉस चेक करेंगे तो जो P1 ये निकला यहाँ से P1 इंटू A1 करके, वही P वहां से सीधा निकल जाएगा, ये डायरेक्टली इन दो इक्वेशन से। तो दोनों बेसिकली एक ही मेथड है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको काम में लें, क्योंकि स्ट्रेस पूछते हैं, फोर्स कभी पूछते नहीं है। ये मैंने समझाने की कोशिश की आपको। फिगर फॉर टाइप 2 मैंने, देखिए ये टाइप 1 के लिए फिगर बनाया है, RCC कॉलम के लिए। अब टाइप 2 क्या थी, रॉड इन ट्यूब। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना फिगर को, ये एक ट्यूब है, नली, इसके अंदर एक रॉड फिट है, ये साइड व्यू है, ये क्रॉस सेक्शन नहीं है, एक्चुअल में व्यू ये वाला है, ये एलिवेशन है। दिख रही है आपको, ये दिख रहा है ट्यूब, आपको देखो ये ट्यूब दिख रही है, ट्यूब, ये तो ट्यूब है, ये दोनों, ये तो ट्यूब, ट्यूब के अंदर ये रॉड है, ये रॉड है ना, ये साइड व्यू है, ये इसकी एलिवेशन है। लंबाई कितनी है इसकी, L। नॉर्मली इसमें भी लेंथ बराबर ही होती है, अगर बराबर नहीं होगी तो आपको सवाल में कह देंगे। तो ट्यूब के अंदर रॉड है। अब आपको एक मैं नोटेशन बताता हूँ, जो पिछले सवाल में बताया था। नॉर्मली क्या होता है कि
जो दो मेटल आपको मिलते हैं उनमें एक नॉर्मली स्टील होता है, दूसरा कोई भी हो सकता है। चलो स्टील ना भी हो तो आप ये करें कि जिसको देते हैं सफिक्स वन, वो होगा जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। जिसका ई ज्यादा हो उसको वन कहो, जिसका ई यंग्स मॉडुलस कम हो, लेस, उसको टू कहो। ये बात मैंने यहाँ लिखी है, ई इज मोर वन कह दिया, ई इज लेस टू कह दिया। ये तो क्या है, ट्यूब के अंदर रॉड है, देखो ये एक ट्यूब है, इसमें रॉड फंसी हुई है। यहाँ ट्यूब में ट्यूब है, ये टाइप थ्री। टाइप थ्री क्या होती है, ट्यूब के अंदर ट्यूब है। तो देखो आप दिख रहे हैं इस चीज को, ये एक बाहर की ट्यूब दिख रही है आपको ये, और ट्यूब के अंदर एक ट्यूब डाली गई है। ये देखिए क्रॉस सेक्शन में एक ही साथ में दो इधर मिल रहे हैं, ये आउटर और ये इनर। यहाँ पर देखो आउटर तो ये ट्यूब है, इनर ये रॉड है। यहाँ आउटर भी ट्यूब है, इनर भी ट्यूब ही है ये मैंने इसका सेक्शनल एलिवेशन बनाया। एंड अगर मैं इसको सेक्शन को यहाँ से काटूं, काट के अलग कर दूं, तो ये पूरा आपको कटा हुआ पोर्शन यहाँ दिख जाएगा। कोई मैंने यहाँ किया, यहाँ सेक्शन लिया, यहाँ उसको ऐसे काट दिया। काट के अगर मैं साइड से देखूँ मुझे ऐसा दिखेगा। अब देखिए जरा ध्यान से, नॉर्मली L1 L2 बराबर होता है, जिसको हमने L कह दिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये जो ट्यूब है ना, ट्यूब, इसका एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर आपको दे देते हैं। तो मैंने ट्यूब के लिए माना कि डायमीटर जो है वो कैपिटल डी और स्मॉल डी है। यानी जो ट्यूब का बाहर का डायमीटर है बड़ा वाला, वो तो कैपिटल डी है, जो अंदर का वो स्मॉल डी है। और जो रॉड है ना, रॉड, इसके डायमीटर को मैंने मान लिया डी डैश उस समय के लिए। अब निकालेंगे ट्यूब का एरिया। ट्यूब का चूंकि बाहर का डायमीटर डी है, कैपिटल अंदर का स्मॉल डी है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई/4 डी स्क्वायर माइनस पाई/4 डी स्क्वायर। पाई/4 कॉमन आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये डी बड़ा, ये डी छोटा। ये ट्यूब का एरिया निकालने का फॉर्मूला बन गया, पाई/4 कॉमन आके ब्रैकेट में डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। रॉड का एरिया निकालना है, रॉड तो सॉलिड है, तो पाई/4 डी स्क्वायर होता है, डी डी डैश कर दी, क्योंकि मैंने रॉड के डायमीटर को डी डैश कहा हुआ है। मैंने डी क्यों नहीं कहा, अरे भाई इसका जो इंटरनल डायमीटर उसको डी कह दिया ना मैंने, दो डी कैसे कह सकते, डी डैश कह दिया, तो पाई/4 इंटू डी डैश का स्क्वायर। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि डी डैश डी के बराबर हो जाता है, यानी आपको कह देते हैं कि ये जो गैप है ना बीच में, ये बोल, ये रॉड और ट्यूब बीच में गैप गैप है ही नहीं। जैसे मान लीजिए आप कह दिया कि ट्यूब का जो डायमीटर है बाहर का वो है 30 mm, अंदर का 20 mm, और रॉड का डायमीटर 20 mm है, तो कोई गैप रहा ही नहीं ना। ऐसा पॉसिबल है कभी कभी सवाल के अंदर, तो डी डैश कभी डी भी हो सकता है, मे बी। अब यहाँ की बात करते हैं। इसमें देखिए आपको ये जो बाहर की ट्यूब है, आउटर ट्यूब, उसमें आपको मिलेंगे, ट्यूब के हमेशा दो डायमीटर होते हैं, बाहर वाला और अंदर वाला। अगर ये आउटर ट्यूब है, बाहर की ट्यूब है, इसमें आउटर डायमीटर डी है कैपिटल, अंदर का स्मॉल डी है। और जो इनर ट्यूब है, ये अंदर वाली जो ट्यूब देख रहे हैं आप, अंदर वाली, इसके जो दो डायज है वो कैपिटल डी डैश और स्मॉल डी डैश है। कैपिटल डी डैश अंदर वाली ट्यूब का बाहर का डायमीटर, और स्मॉल डी डैश अंदर वाली ट्यूब का अंदर का डायमीटर। क्योंकि है ना, देखो ये यहाँ से यहाँ तक आउटर डायमीटर हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक इनर डायमीटर हो गया। अब जो आउटर ट्यूब है, आउटर ट्यूब बाहर वाली, उसका एरिया कैसे निकालेंगे आप, पाई/4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह से। और जो इनर ट्यूब है, अंदर की ट्यूब, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, पाई/4 इंटू डी डैश स्क्वायर माइनस स्मॉल डी डैश स्क्वायर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्मॉल डी और डी डैश कैपिटल बराबर मिल जाए। स्मॉल डी का मतलब ये जो आउटर ट्यूब है उसका इनर डायमीटर, और कैपिटल डी डैश का मतलब जो अंदर की ट्यूब है उसका आउटर डायमीटर बराबर हो जाए। क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ये वाला केस, ये समझाना भैया मैंने, ये आउटर ट्यूब एक नहीं है और इनर ट्यूब, यहाँ कोई गैप नहीं है बीच में, जबकि यहाँ देखिए गैप था, ये गैप था यहाँ पे, यहाँ कोई गैप नहीं है। यहाँ ये जो अंदर की ट्यूब है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है,
अंदर की ट्यूब ये वाली, इसका डायमीटर बाहर का और बाहर वाली ट्यूब का डायमीटर अंदर का बराबर है। अब इसमें समझो मेरी चीज को खास जो बात बतानी है वो समझना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि आपको ट्यूब की थिकनेस दे देते हैं। मैं आपको देखिए, जब ये वीडियो मेरे देख रहे हैं ना आप, मेरी आप लोगों को एक राय है, आपको हो सकता है कि एक बार में कोई चीज समझ में ना आए, आप मेरी वीडियो को बार बार फॉरवर्ड करके पीछे करके आगे करके देखोगे, 2 दिन बाद सुनोगे तो आपको क्लियर होगी, फिर क्वेश्चन करने से एकदम क्लियर हो जाएगा। कैपिटल डी मान लीजिए आउटर डायमीटर है ट्यूब का, स्मॉल डी मान लीजिए इनर डायमीटर है, और टी उस ट्यूब की थिकनेस है। जैसे मान लीजिए आउटर डायमीटर है ना, ये कैपिटल डी है, ये अंदर का डायमीटर है, ये स्मॉल डी, और जो ये है ना थिकनेस टी की ट्यूब की, वो देखो स्मॉल टी है। ये देखो थिकनेस, देखिए देखो थिकनेस, ये टी है। अगर थिकनेस, ये थिकनेस, ये थिकनेस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बाहर का डायमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर का डायमीटर, सब शो कर रखा मैंने यहाँ। ये थिकनेस है और ये भी इसकी थिकनेस है। तो क्या होगा, अगर आप अंदर के डायमीटर में थिकनेस का दुगना जोड़ दोगे तो बाहर का डायमीटर आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। ये अंदर का डायमीटर है, ये थिकनेस है, ये भी थिकनेस है, जोड़ दोगे यानी स्मॉल डी प्लस टी यानी 2t इज इक्वल टू कैपिटल डी। स्मॉल डी प्लस 2t इज इक्वल टू कैपिटल डी। या अभी भी कह सकते हैं, अगर मैं इस 2t को उधर ले जाऊं तो कैपिटल डी में से 2t घटाएंगे तो स्मॉल डी आ जाएगा। यानी कि बड़ी काम की बात है। और आपको बाहर का डायमीटर दे रखा है और थिकनेस दे रखी है, तो थिकनेस का दुगना घटा दो। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, इसलिए बार बार कह रहा हूँ आपको मैं। बच्चे सिंपली टी घटा देते हैं अंदर डायमीटर निकालने के लिए। टी नहीं घटाना, 2 × टी घटाना है। जैसे कि यहाँ स्मॉल डी प्लस 2t बराबर टी है ना, तो स्मॉल डी बराबर कैपिटल डी माइनस 2t हो जाएगा। ये डायमीटर की बात करते हैं। कई बार आपको रेडियस दे देते हैं, कि मैं तो आपको हर चीज बताऊंगा, कोई चीज छोड़ूंगा ही नहीं। अगर हम कहते हैं कि कैपिटल आर आउटर रेडियस है, स्मॉल आर इनर रेडियस है, और टी थिकनेस है, यहाँ 2t नहीं आएगा। यहाँ आउटर रेडियस इज इक्वल टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस। यहाँ 2 नहीं आएगा, 2 तो डायमीटर में आता है, 2t डायमीटर में आता है, यहाँ डी आएगा, स्मॉल टी आएगा। आप अगर अंदर की रेडियस में से, अंदर की रेडियस में थिकनेस जोड़ देंगे तो बाहर की रेडियस आ जाएगी। अब अगर मैं मान लीजिए स्मॉल आर निकालना चाहूँ, क्या करूंगा, कैपिटल आर में से टी घटा दूंगा, यानी बाहर की रेडियस में से थिकनेस घटाएंगे तो अंदर की रेडियस आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला कब काम आता है, जब बाहर की रेडियस में से टी घटा के अंदर की रेडियस निकालनी हो। वो कब काम आता है, जब अंदर की रेडियस में टी जोड़ के बाहर की निकालनी हो रेडियस। ये सब बातें अपन समझेंगे, लेकिन बात जहां तक सवाल को सॉल्व करने की, वो आपको समझा चुका हूँ। ठीक, ये आपके लिए रहेगा इसमें। ये जो टाइप नंबर ये 2 और 3 है ना, टाइप 2 और टाइप 3, ट्यूब में रॉड और ट्यूब में ट्यूब, उसके एरिया निकालने की बात है। ये सारी एरिया निकालने के तरीके बताए मैंने आपको। जैसे आपको याद होगा कि ये RCC कॉलम में एरिया निकालने की बात बताई थी मैंने आपको, वैसे ही ट्यूब में रॉड और ट्यूब में ट्यूब का एरिया कैसे निकालते हैं उसकी बात मैंने बताई आपको यहाँ पे। और ये जो चीजें कॉमन है, ये इक्वेशन बनते हैं ना, ये दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पे सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, ये कॉमन है। ये चाहे RCC कॉलम हो, चाहे ट्यूब में रॉड हो, चाहे ट्यूब में ट्यूब हो, सबके लिए कॉमन है। केवल एरिया निकालने की बात जो होती है वो अलग अलग होती है। बाकी तो आपको समझा चुका हूँ, P1 प्लस ये सब कुछ हम समझ चुके हैं, बार बार कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आज मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से 3 तरह की बातें समझाई है। पहला, RCC कॉलम पे सवाल जब करना है तो कैसे इक्वेशन बनेगी, कैसे अपन आंसर निकालेंगे। फिर रॉड है किसी ट्यूब के अंदर तो क्या होगा, और ट्यूब में ट्यूब है तो क्या होगा। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और आप इसके नोट्स भी बनाएंगे। मैं एक बार थोड़ा सा आपके लिए
देखिएगा, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा है भाई इसके अंदर, तो कोई मीडियम का चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। ये मैं आपको वीडियो नंबर 6 में कराऊंगा, टाइप 4 5 6। ये कॉलम के लिए एरिया निकालने का तरीका, आरसीसी कॉलम के अंदर। ये ट्यूब में रॉड हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, ट्यूब का एरिया, रॉड का एरिया। और ये ट्यूब में ट्यूब हो तो कैसे निकालते हैं, कौन सा एरिया, बाहर की ट्यूब का देखा ना, आउटर ट्यूब एरिया और इनर ट्यूब एरिया। आउटर ट्यूब एरिया निकालते हैं पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इनर ट्यूब एरिया पाई बाय 4 इंटू डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर। एरिया निकालने की बात है ना, वो ये है इस प्रकार से। रही बात इक्वेशन बनाने की, तो वो ये रहेगी। ये सभी केसेस में एक ही है, चाहे केस 1 हो, चाहे केस 2 हो, चाहे केस 3 हो। पहली इक्वेशन P1 प्लस P2 बराबर P, इसकी सहायता से हम ये स्मॉल P1 A1 प्लस स्मॉल P2 A2 बराबर P कह सकते हैं। दूसरी इक्वेशन डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2, और उसके लिए हम कह सकते हैं कि P1 L1 अपॉन E1 इक्वल टू P2 L2 अपॉन E2। और नॉर्मली L1 L2 कैंसिल हो जाते हैं बराबर होने से। यहाँ मैंने इस P2 को निकाला इन टर्म्स ऑफ P1, और ये जो वैल्यू आएगी P2 की इन टर्म्स ऑफ P1, वो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। इसमें पुट कर दिए आपको P1 मिल जाएगा, और P1 की वैल्यू इसमें पुट कर दी, P2 मिल जाएगा। अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। इट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।